हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है मृत्यु भोज, समाज का एक कड़वा सच। सुबह तड़के रामदीन के घर से उसकी पत्नी की जोर से रोने की आवाज़ सुनकर सब जागे। उसके बाबूजी का भी हाल बुरा होने लगा। सबको पता चल गया कि रामदीन अब नहीं रहा। 35 साल का रामदीन परसों तक सही सलामत था। परसों खेत में काम करते हुए एक सांप काट गया। डॉक्टर के पास जाने लगे तो सबने कहा कि सांप का जहर जल्दी उतारना होगा और वहाँ के एक तांत्रिक ने झाड़ फूड़ करके भभूत दी और कहा उतर गया जहर। कल तक सब सही था, रात ही तबीयत खराब हुई और अचानक उसकी मौत हो गई। चंपा रामदीन की पत्नी यही कोई 28-30 साल की थी, थोड़ा पढ़ी लिखी थी। एक बेटा भी था जो सिर्फ 5 साल का था। बाबूजी बीमार थे। चंपा ने पूरी कोशिश की कि डॉक्टर से दिखा दे, लेकिन डॉक्टर दूर दूसरे गांव में था और कोई गांव वाले साथ चलने को तैयार नहीं था। सब अंधविश्वासी थे और तांत्रिक से पूछे बिना कोई साथ चलने को तैयार ना था। इसलिए सांप काटने से शायद रामदीन बच भी जाता, लेकिन लोगों ने मिलकर उसको बचने का मौका ही नहीं दिया। धीरे धीरे भीड़ होने लगी। पूरा गांव आ गया। चंपा का और उसके बेटे का बुरा हाल था कि अब कैसे गुजरेगी ये जिंदगी। बेटा का क्या होगा। गांव की औरतें उसको संभालने की कोशिश कर तो रही थी, लेकिन पति के साथ भी गरीब औरत की जिंदगी इतनी कठिन होती है। अब उसके बिना अपनी जिंदगी और बेटा क्या करेगी, वो सोच सोच कर अचेत हो जा रही थी। हम कहित रही डॉक्टर के दौरे चलो, कोई नया सुनी। अब का होइए हमार बचवा के, ऐसा नहीं जा सकत हो। हमका छोड़ के ये सब मिलकर हमार सब घर उजाड़ दी हैं। बार बार यही बोले जा रही थी। अरे जीवन मरण तक ऊपर वाले के हाथ है बेटी। अगर मरना था तो डॉक्टर क्या भगवान भी नहीं बचा पाते। तू बेकार में चिंता ना कर, सब अच्छा करते हैं भगवान, तेरा भी भला ही होगा। तांत्रिक बाबा ने बोला और अंतिम संस्कार करने की तैयारी को बोलकर चले गए। गांव के सभी लोगों ने नंदू रामदीन के पिता के साथ मिलकर अंतिम संस्कार का इंतजाम किया। इस शोक में परिवार टूट गया था, लेकिन गांव वालों के लिए ये सब त्योहार जैसा था, जैसे कोई मेला लगा हो। सब आने वाले के लिए चाय पानी का इंतजाम कुछ औरतें कर रही थी और कुछ निर्लज लोग सुबह से बैठे थे और बार बार मज़े से स्वाद का आनंद ले रहे थे। साथ में हंसी मजाक भी कर ही रहे थे। कहा पंडित जी, भोज का इंतजाम हो गई, 2 दिन झक कर पेट पूजा होइए। शंकर पंडित जी से बोला। राम राम, क्या कहा थोरे शंकरवा, जैसे हम ही सब खाए, तू तो शौक में भूखे रही हो। पंडित जी ने कहा। नहीं रे पंडित जी, हम तो खाए खूब, लेकिन त्योहार तो 2 दिन अबही दान दक्षिणा, फिर हर महीना 1 दिन, साल भर तक भोज, फिर पहला बरखी, मजे तो त्योहार। शंकर ने जोर से हंसते हुए कहा और गांव के सब लोग हंस दिए। चंपा का बुरा हाल था और यहाँ सब मजे में हंस बोल रहे थे। वैसे भी सही बात है, मारना अंतिम और परम सत्य है। किसी मरने वाले के साथ नहीं मरा जाता, ये भी सत्य है। रामदीन का अंतिम संस्कार हुआ। घर में अब चूल्हे नहीं जल सकता था, तो पड़ोस वाली काकी ने खाना बनाकर भेजा। बेटे को बड़ी मुश्किल से चंपा ने खिलाया। पिताजी तो कुछ खा ही नहीं पाए और चंपा की जिंदगी में अब बचा ही क्या था। पर बेटे को देखकर उसने जीने का फैसला कर ही लिया था, लेकिन खाना नहीं खा पाई, सिर्फ पानी पिया। अगले दिन शाम को सब क्या कैसे होगा तैयारी करने लगे। किस दिन क्या क्या खाना बनेगा, कौन सी मिठाई होगी, कितने लोग आएंगे। बहस ये हो रही थी कि कितनी मिठाई, कितने किलो चावल सब लगेंगे। जितने मुंह उतने तरह के हिसाब। रामदीन कोई अमीर तो था नहीं, लेकिन कुछ जमीन थे जिसमें से कुछ गिरवी रखकर पैसों का इंतजाम किया। कुछ पहले ही गिरवी थी। दान, कर्मकांड, गोदान, सबका बजट बनाकर काम बांट दिए। जवान आदमी मरा है, मगर अगर कुछ कमी रह गई तो गांव के लिए सही नहीं होगा। ज़्यादा हो जाए, लेकिन कब नहीं होना चाहिए। पंडित जी सबको समझा रहे थे। एक आदमी सब चीज़ों को लिख रहा था कि पहली बरसी पर वही सब खाना बनेगा जो अभी बनेगा, कुछ छूट न जाए, इसलिए सब लिखा जा रहा था।
नंदू की हालत पहले ही सही नहीं थी, ऊपर से जवान बेटे की अर्थी को अपने कंधे पर उठाने से बड़ा बोझ कोई होता ही नहीं। तो वो और भी टूट गए और लगा कि कहीं वो भी ना निकल ले। लोग दुआ मना रहे थे कि कैसे भी ये काम निपट ले, अगर अभी कुछ हुआ तो दोनों का श्राद्ध साथ ही होना होगा। सब बैठे यही बातें कर रहे थे। शंकर ने पंडित जी से कहा, अगर नंदू भी निकल लियो तो एक ही भोज में सब निपट जाए, और तुम्हारे दान का क्या होइए रे पंडित जी, अब सब एक भी बार में निपट लिए समझो। अच्छा, तुम्हार भोज भी तो एक ही में निपट जाए, सो अपनी फिक्र करो। हमको तो जितना देंगे स्वर्ग में जाने का रास्ता उतना सरल होए, ना देंगे तो नरक में भी जगह ना मिले, तो हमका सब मिलेगा ही। नुकसान तोहार शंकरवा, प्रार्थना कर कि 15 दिन और खींच ले जाए ई नंदू। सब ने कहा, हाँ सही कह रहे हो पंडित जी, हम सबका तरफ से 11,000 महामृत्युंजय मंत्र जाप और हवन कल कर दो नंदू के लिए। ठीक है, हम कल से ही शुरू कर देते हूँ, रोज 108। पंडित जी बोले। इधर नंदू बिस्तर से लग गया। चंपा की हालत और ख़राब हो गई कि अब वो कैसे क्या करेगी। खेत की सारी ज़मीन गिरवी हो गई, सिर्फ छोटा सा घर है, क्या करेगी, कैसे करेगी। चंदन को बड़ा अफसर बनाने का सपना कैसे पूरा होगा, समझ नहीं पा रही थी। और अब पिताजी भी, अगर कुछ हो गया तो सब खत्म हो जाएगा, ये समाज, ये गांव जीने नहीं देगा। आखिर जो चला गया उसके नाम पर भी समाज नोचने पर लगा है। किसी ने आज तक ये नहीं पूछा था कि खाया या नहीं, लेकिन पूरे समाज को एक के चले जाते ही होने वाले भोज में क्या क्या मिलेगा, ये विचार सबसे पहले आता है। चंपा कर भी क्या सकती थी सिवाय रोने के, लेकिन उसने ये पक्का कर लिया था, जिएगी तो बेटे के लिए उसे बड़ा अफसर बना कर रहेगी। आखिर कैसे भी सब कर्म कांड खत्म हुए। 2 दिन गांव वालों ने झक कर दावत उड़ाई। उस शाम चंदन, जो महज 5 साल का था, माँ से पूछा, बाबूजी चले गए तो ये मिठाई और भोज किस लिए माँ? सब इतना खुश होकर कैसे खा रहे हैं माँ? आप इतना रोती हो और बाहर सब मज़े से खा रहे हैं। सच भी था, 5 तरह की सब्जी, दाल, चावल, पूड़ी, 5 तरह की मिठाई, दही, सब पेट भर खाना और सबसे ज़्यादा खराब करना। श्राद्ध भोज में भी शर्त लग रही थी, कौन ज़्यादा पूड़ी खाएगा या कौन ज़्यादा रसगुल्ले। क्या सच में मानो यही है इतना गिरा हुआ? जो बात एक बच्चा समझ पा रहा था, लेकिन बड़े नहीं। सबका व्यवहार ऐसा कि किसी की मृत्यु पर होने वाले खाने को भी बारात के खाने की तरह लुत्फ लेकर खाया जा रहा था। एक बात और थी, जितना लोगों ने खाया उतना ही बच भी गया। क्या हिसाब था, इतनी बर्बादी थी। अब क्या था, सब खाना घर भी ले जा रहे थे ताकि कल और परसों तक भी चल जाए। जाड़े के दिन थे तो कोई परेशानी ना थी। क्या सच में इसके बिना स्वर्ग के दरवाजे बंद होते हैं? क्या सच में भगवान भी स्वर्ग और नरक भेजने के लिए खाना कितनों को खिलाया, क्या खिलाया, पंडित को कितना दान दिया, ये मापदंड अपनाते हैं? क्या इंसान के साथ भगवान भी इतना ही लोभी है? कैसे भी बड़ी मुश्किल से समय गुजर रहा था कि 1.25 महीने बाद ही एक दिन नंदू भी भगवान को प्यारे हो गए और फिर वही सब हुआ। लेकिन इस बार चंपा ने साफ बोल दिया कि भोज होगा तो, लेकिन बहुत थोड़ा सा, पैसे नहीं है, जो थे पहले ही खर्च हो गए। सब गांव वालों ने विरोध किया। पंचायत बैठी और फैसला हुआ कि सब कुछ होगा। गरीब हैं लेकिन पिता की मुक्ति के लिए तो ये सब करना होगा, चाहे ज़मीन बेचे या कुछ भी करो, नहीं तो चंपा के घर के साथ गांव में भी अनहोनी हो जाएगी। अब जब कुछ था ही नहीं तो कैसे होगा, यही सोचकर चंपा शाहूकार के पास गई कि कुछ नहीं हुआ तो गिरवी जमीन बेच ही कर कुछ कर लूँगी, आखिर रहना तो इसी समाज में है। शाहूकार ने उसे बड़ी ललचाई नज़रों से ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे अभी खा ही जाएगा, और कहा, पहले ही बेचने के बराबर दे दिया, अब क्या मिलेगा? चलिए 30,000 ले, अभी काम खत्म कर, कोई ज़्यादा देगा तो तेरे को और जो होगा दे दूँगा।
सब काम निपटा कर आना, फिर हिसाब करते हैं और क्या देना लेना है। और हाँ, ब्याज भी नहीं दिया, 2 महीने का वो भी कटेगा। ठीक है सेठ जी, आप बहुत दयालु हो, कहकर चंपा वहाँ से निकल ली। चंपा ने 20,000 रुपये गाँव वालों को दिए, लेकिन देते हुए वो रो रही थी कि अब सब छीन गया, बेटे का सपना, जीवन, उसकी आखिरी उम्मीद। लेकिन किसी के रोने से श्राद्ध थोड़े रोक सकते हैं। आखिर स्वर्ग जाने के मार्ग में कौन आना चाहेगा, और आत्मा अतृप्त रह गई तो गांव को उजाड़ देगी। आखिर सब हुआ फिर से वही सब, वही खाना, वही मौज मस्ती, वही बारात की तरह सब कुछ। चंदन और चंपा बस रोती आंखों से सब देखते रहे। चंपा यही सोच रही थी कि सब हो जाने के बाद खाने को भी मिलेगा कि नहीं उसको और उसके बेटे को, ये पूछने वाला भी कोई नहीं होगा यहाँ पर। कुछ दिन बाद चंपा को बुलाने सेठ का आदमी आया। वो बड़ी मुश्किल में थी, सोचा कि वहीं कुछ काम मिल जाएगा और वो सेठ के यहाँ गई। वहाँ सेठ ने सारा हिसाब किया और चंपा को कुछ नहीं मिला, बल्कि ब्याज देने रह गया। चंपा ने बहुत मिन्नत की कि वो दे देगी कुछ भी करके, या वो उसको अपने यहाँ काम ही दे दे, और 2 वक्त की रोटी और बेटे के स्कूल का खर्चा, और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी कर लेगी। लेकिन सेठ नहीं माना, लेकिन कुछ सोचकर उसने उसको काम पर रख लिया। आखिर एक दिन चंपा को काम करते हुए 7 महीने हो गए, लेकिन सेठ ने सिर्फ खाने और पहनने को पुराने कपड़ों के अलावा कोई पैसा चंपा को नहीं दिया। चंपा को बेटे की पढ़ाई की चिंता थी, वही अब उसके जीने का सहारा था। जो गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता था, उसको कैसे भी बड़ा आदमी बनाना है, बस कैसे भी ये ब्याज खत्म हो, यही सोचकर वो दिन रात काम करती जा रही थी। एक दिन उसने किसी शहर से आए व्यक्ति की सेठ से बातचीत सुनी। अरे सेठ जी, ये क्या मस्त माल छुपा रखा है। अरे क्या कह रहे हो राजू, किसकी बात कर रहे हो। यही काम वाली क्या मस्त है, कहाँ से पकड़ ली। राजू ने बोला, कुछ नहीं यार, यही गांव की है, पति मर गया, फिर ससुर सारी जमीन बेचकर कर्जा चुकाया, लेकिन ब्याज रह गया तो काम करती है हमारे यहाँ। बेचारी बहुत दुखियारी है, साथ में 5 साल का बेटा भी है। कर्जा चुकाने में ही पूरी जिंदगी काम करेगी, और क्या पूरी जिंदगी यहीं ऐसे ही काम करना होगा। चंदन का क्या होगा, क्या वो भी पूरी जिंदगी बेगारी करेगा। नहीं नहीं, वो मन ही मन सोच रही थी कि राजू की आवाज़ सुनाई दी, अरे मुझे दे दो इसे, मैं शहर ले जाता हूँ। अरे तू क्या करेगा इसका, पगला गया है क्या। सेठ ने हंसते हुए कहा, करूँगा क्या, शहर में बहुत से लोगों को रात को मस्ती के लिए चाहिए होती है औरत, और चंपा जैसी मस्त औरत के अच्छे दाम मिल जाएंगे, और ऊपर से बेटा, डबल फ़ायदा। तुम बताओ कितना ब्याज है, मैं देता हूँ। राजू बेशर्मी से बोलता जा रहा था। अरे नहीं, काहे पाप का भागी बनाते हो। सेठ बोला, 2 गुना दूंगा, अभी बोलो, अभी सौदा पक्का करता हूँ। राजू ने जोर देकर बोला, है तो 12,000, लेकिन मैं ये सब नहीं करूँगा। सेठ ने कहा, 40,000 देता हूँ, तुम अपना ब्याज रखो, तुमको दे रहा हूँ, बाकी ये पैसा मैं वसूल कर लूँगा। राजू ने कहा, 40। दाम सुनते ही सेठ मान गया, लेकिन उसने सोचा कुछ और मिल जाए, और राजू को बोला, नहीं नहीं, अरे सेठ तुम भी ज़्यादा लालच ना करो, 50 में सौदा पक्का। राजू ने बोला, राजू जब तू इतना कह रहा है तो 70 में बात पक्की। सेठ बोला, अरे अभी तो बोल रहे थे पाप नहीं करवा, अब 70 चाहिए, चलो 65,000 में पक्का। और राजू 1 सप्ताह में आने की बात कहकर चला गया। ये सब सुनकर चंपा अवाक रह गई। सही भी था, इतने दुखों के बाद अब ये नई मुसीबत आ गई। उसको अपनी और अपने बेटे की ज़िंदगी बचानी थी किसी भी हालत में, लेकिन कैसे। एक बात तो थी, इतने दुखों ने उसे बहुत कुछ सिखाया था। पढ़ी तो थी थोड़ा, सोचा शहर जाकर ही कुछ कर लूँगी, शायद कुछ रास्ता मिले, लेकिन यहाँ से निकलना मुश्किल था। रात भर उसको नींद नहीं आई। उसने सोचा और अगले दिन सेठ से बात करने का पूरा प्लान बनाया, ताकि कोई शक न हो, क्योंकि कोई भी गलती उसकी और उसके बेटे की ज़िंदगी को नरक से भी बदतर बना सकती थी। उसके पास जीवन का बस एक ही रास्ता था, वहाँ से किसी को कोई शक आने से पहले निकल जाना, वरना शायद उसका मृत्यु का चयन करना होगा, जो उसका आज सम्मान होने नहीं देता। अगले दिन वो सेठ के सामने रोते हुए पहुंची। वो बहुत बुरी तरह रो रही थी।
सेठ चंपा को रोता देखकर चौंक गया। क्या हुआ रे, क्यों रो रो कर आंखें सुजा ली है? सोई नहीं क्या रात भर? नहीं सेठ जी, रात को सपना आया कि माँ की हालत बहुत ख़राब है, दिल भी घबरा रहा है। अरे सपना ही है, कुछ नहीं होता, सेठ बोला। नहीं सेठ जी, पिताजी के समय भी ऐसा ही हुआ था, वो चल बसे थे, मुझे यकीन है कुछ हुआ है। अरे सपने सच नहीं होते, चुप होकर काम कर, सेठ बोला। नहीं सेठ जी, पक्का कुछ हुआ है। क्या मैं आज चली जाऊं? सब ठीक होगा तो कल अंधेरी से पहले आ जाऊंगी, मेरा मन भी शांत हो जाएगा, नहीं तो कुछ काम में भी मन नहीं लगेगा। पक्का सब ठीक रहा तो कल अंधेरी से पहले आ जाऊंगी। वैसे भी मेरा कोई अपना नहीं, उसके अलावा जाने दो, जल्दी आ जाऊंगी। सेठ को चंपा पर शक तो नहीं था, इसलिए उसने मना नहीं किया। चंपा को पैसों की ज़रूरत थी तो उसने अपने पति की आखिरी निशानी मंगलसूत्र सेठ को देकर कहा कि जो पैसे हो सकते हो उतना दे दो, जाने आने का खर्च, बच्चा है उसके लिए पैसे तो चाहिए ना। सेठ को चंपा का रोना बिल्कुल सच लग रहा था, लगता भी क्यों नहीं, चंपा सच में रो रही थी। उसने शक ना हो इसलिए मिर्च के हाथ आंखों पर लगा लिए थे, उसकी जलन से आंसू आ रहे थे और आँख भी लाल थी। सेठ ने चंपा को 5,000 दिए, जो मंगलसूत्र की सच में पूरी कीमत थी। शायद सेठ ने आज पहली बार किसी को अपूरी कीमत दी थी। वो तो इस बात से खुश था, सोना उगलने वाली ज़मीन भी कौड़ियों दाम मिली, मुफ्त में सेवा भी करवा ली, अब ऊपर 1 हफ्ते में ही 65,000 मिलने वाले हैं। चंपा अपने बेटे को लेकर चली गई। जाते हुए दिल में खुशी थी कि उसकी योजना कामयाब हुई। उसकी आंखें बुरी तरह जल रही थी। निकलते ही आग धोकर जलन को शांत किया, लेकिन पहले ही मरी माँ की बीमारी का सहारा लेना उसे अच्छा नहीं लगा। लेकिन करती भी क्या, जिंदा लोगों को बचाना पहले ज़रूरी है। भगवान और माँ से क्षमा मांगती हुई वो रेलवे स्टेशन पहुँची। उसको कुछ पता नहीं था कहाँ जाना है, लेकिन इस मुसीबत से निकलना है ये मालूम था। उसे अपनी सहेली का ध्यान आया जो अब दिल्ली में रहती थी। उसने वहीं जाने का फैसला किया, लेकिन उसका पता लेने से पहले अपने गांव जाना पड़ा। वहां जाकर पता लेकर वो निकल पड़ी, अपने जीवन को नरक बनने से बचाने की लड़ाई लड़ने, अपने बेटे को बड़ा अफसर बनाने के अपने सपने को पूरा करने। लेकिन कोई मुसीबत ऐसे ही पीछा नहीं छोड़ती। ट्रेन पर चढ़ते हुए किसी ने बटुआ मार लिया जिसमें कुछ पैसे थे, लेकिन चंपा को शायद अंदेशा था कि मुसीबत आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। उसने सारे पैसे और पता ज़्यादा संभाल कर रखे थे जो बच गए। किसी तरह वो दिल्ली आई तो उसका शहर देखकर सर ही चकरा गया। पहली बार उसने शहर देखा था। चंदन और चंपा की हालत एक समान थी, दोनों ही चकित। इतना बड़ा स्टेशन से निकलते ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग, इतनी सड़क, गाड़ियाँ, लोग, ये देखकर उसको लगा कि उसका सपना पूरा होना इतना भी आसान नहीं होगा। भैया ये पता बताओगे कैसे जाना है? चंपा ने एक व्यक्ति से पता पूछा। अरे शर्ता बिहार, मैं यहाँ ही रहता हूँ, मैं तुमको वहाँ ले चलूँगा, व्यक्ति ने बताया। लगता है शहर पहली बार आई हो? व्यक्ति ने पूछा। हाँ, काम की तलाश में आई हूँ, यहीं एक सहेली रहती है, आप वहाँ तक पहुँचा दो मुझे। हाँ चलो। लेकिन अचानक आगे आगे और पीछे से पुलिस को देखकर वो अचानक भाग गया। पुलिस ने चंपा को घेर कर पूछा, कहाँ गया वो? नहीं, मुझे नहीं मालूम, वो तो मुझे मेरी सहेली के घर ले जाने वाला था, चंपा ने कहा। सहेली के घर नहीं, कोठे पर ले जाने वाला था, दलाल था, लड़कियों को बेचना उसका धंधा है, बेच देता तेरे को और तेरे इस छुटकू को। पता नहीं क्यों आ जाते हो तुम यहाँ इनके हाथों में फंसने को, एक पुलिस वाला बोला। क्या? चंपा का दिल बैठ गया। जिस मुसीबत से बचकर आई वो यहाँ भी, वो बेटे को गले लगाकर रोने लगी। पुलिस इंस्पेक्टर ने चंपा से कहा, किसी पर यकीन ना किया करो इतनी जल्दी, और जो ये हवलदार तुमको ऑटो करवा देता है, और ये नंबर लो, कोई दिक्कत हो या फिर मिले तो कॉल कर लेना। चल जा, इनको ऑटो में बैठा कर आ और ऑटो का नंबर नोट कर लेना, इंस्पेक्टर ने हवलदार को बोला। भगवान को शुक्रिया करते हुए वो सोच रही थी कि अब कुछ भी हो किसी पर यकीन नहीं करना आसानी से। चंपा बरसों बाद अपनी सहेली रीडू से मिली और खूब रोई। रोते रोते उसने अपनी ज़िंदगी की सारी कहानी उसको सुना दी।
जीवन की नई शुरुआत करने में चंपा को रेणु का बहुत साथ मिला। रेणु खुद एक एनजीओ चलाती थी, उसमें चंपा रेणु का सहयोग करने लगी। चंपा इस काम से खुश थी। ये एनजीओ बच्चों की शिक्षा और महिलाओं के लिए काम करता था। चंपा ने बहुत मन लगाकर लोगों की सेवा की, भयंकर बीमारियों के मरीजों की दिन रात सेवा करती, बेटे को पढ़ाने में लगी रहती। इस तरह कठिन मेहनत के दम पर वो सबकी चहेती बन गई। एनजीओ की मदद से चंदन की पढ़ाई भी अच्छी होने लगी। आज 25 साल हो गए। चंपा ने एनजीओ के साथ बहुत काम किए और बेटे की अच्छी परवरिश की। आज वो आईएएस परीक्षा पास कर चुका है और उसकी पोस्टिंग जिलाधिकारी के रूप में उसी जिले में हो गई है जहां उसका गांव था, जहां से वो एक दिन भागी थी, जहां लोग आज भी मृत का आनंद उठाते हैं। चंपा ने फैसला किया है कि अब एनजीओ की एक शाखा वहां भी शुरू करेगी और वहां किसी को भी उस स्थिति में नहीं फंसने देगी जिसमें वो फंस गई थी और लगभग देह व्यापार का हिस्सा बनते बनते रह गई थी। उसने मृतभोज के खिलाफ भी जागरूकता पैदा करेगी। एक सप्ताह बाद वो फिर से उसी जगह थी, लेकिन इस बार नए उत्साह के साथ, नए सपनों के साथ और बिना किसी डर के। दोस्तों, मैं एक सवाल करना चाहती हूँ, क्या मृतभोज करना सही होता है या गलत? मुझे तो नहीं लगता सही है। मेरा मानना है कुछ पंडित को बुलाकर उनको भोजन कराएं, गाँव को भोजन कराएं और कुछ ऐसे बेसहारा गरीबों को भोजन कराएं। गाँव मोहल्ले वालों को पूरी खिलाकर मरे हुए व्यक्ति का आत्मा का शांति नहीं मिलती। आप कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।